नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी मौजूदा सियासत की, मौजूदा राजनीति की। एक ऐसे वक्त की जब सबकी, आपकी, मेरी, मीडिया की, सभी की निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों पर लगी हुई हैं। कौन सा गठबंधन, क्या कुछ अंदर खाने हो रहा है, उसका तफसील से विश्लेषण हो रहा है, पैनी निगाह रखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति में एक ऐसे मुद्दे ने एंट्री मार ली है जो गाहे बगाहे हर चुनाव में उठता तो है, प्रमुख मुद्दा नहीं बनता। और दिलचस्प बात यह है कि किसी भी चैनल पर कहीं भी उसकी आज कोई चर्चा नहीं हो रही है, पर यह चर्चा करने वाला विषय है। इसमें विरोधाभास भी है, इसमें राजनीति भी है, हास्यास्पद भी लगेगी, और बहुत ही गंभीर मसला भी है। और मसला है जनसंख्या, पॉपुलेशन, आबादी। बहुत चर्चा होती है, चर्चा हमेशा केंद्रित रहती है हिंदू मुसलमान परिप्रेक्ष्य में कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। कई जगहों पर अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए हैं मुसलमान। इसे देश के लिए बड़ा खतरा बताकर राजनीति चमकाने की कोशिश भी लगातार की जाती है, और आंकड़े गवाही देने के लिए पेश भी किए जाते हैं। आज कुछ आंकड़े मैं भी आपके सामने पेश करूंगा, पर यह चर्चा क्यों? 140 करोड़ का यह देश है और जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर है। वी आर अ बिग मार्केट, बड़े बाजार हैं, तो दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, 35 साल से कम आबादी 65% है, तो युवा देश है। तो हम विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से सरपट दौड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी लगातार सामने आता है जब भी बेरोजगारी की बात हो कि भाई सबको नौकरी कैसे दे दी जाए। इतने लोग हैं हम, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, तो यह ब्रेक भी लगाती है। ऐसे में आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लोगों से ज्यादा बच्चे करने की अपील की है। कह रहे हैं ज्यादा बच्चे कीजिए, बुजुर्ग होती जा रही है हमारी जनसंख्या, हमारा चीन और जापान जैसा हाल ना हो जाए कहीं। 2 बच्चों से काम नहीं चलने वाला। और वो तो यहां तक कदम उठाने की अब तैयारी कर रहे हैं, जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, जो निकायों के चुनाव होते हैं, उनमें आपको ध्यान होगा एक कानून भी लाया गया है कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा, वो इन चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता किसी भी राज्य में। अब चंद्रबाबू नायडू कानून ये लाने वाले हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में सिर्फ वो खड़ा हो पाएगा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। सही सुना आपने, 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तभी आप चुनाव में खड़े हो पाएंगे, स्थानीय चुनाव में, निकाय चुनाव में। अब एक राज्य की बात हो तो समझ में आता है, यह विपक्ष शासित राज्य हो तो भी समझ में आता है। भाई ये तो वो बिसात, राजनीति की बिसात तो बिछी हुई है। पर चंद्रबाबू नायडू तो सबसे अहम घटक हैं मौजूदा सरकार के, केंद्र सरकार के। एनडीए 3.0 जो ये सरकार है, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बिना ये सरकार नहीं चल पाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू ज्यादा बच्चे की नसीहत दे रहे हैं। अब 19 के राज्य से सटा तमिलनाडु, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, वो विपक्षी खेमे के हैं, इंडिया के हैं। उन्होंने तो तमिल के एक पुरानी लोकोक्ति का जिक्र भी कर दिया, पदिनुरम पेतरु पेरु वजवु वजगा। इसका मतलब यह होता है कि लोगों के पास 16 तरह की अलग
तरह की संपत्तियां होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए। और इसी को पलटकर वो सवाल के रूप में तमिलनाडु की जनता से पूछ रहे हैं कि 16 तरह की दौलत छोड़िए, 16 बच्चे क्यों ना हो। 16 बच्चे, 16 बच्चे कीजिए, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम दो हमारे दो, भूल जाइए उस बात को। और इसका तर्क क्या है, इसकी वजह क्या बताई उन्होंने कहा हमारे से तो प्रतिनिधित्व छिन जाएगा भाई, हमारा हक मारा जाएगा अगर हमारे बच्चे कम रहे तो। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से कहा कि 2026 में जो सीटों का बंटवारा होना है, जो वो परिसीमन तो हो गया, सीटों की संख्या बढ़नी है 2026 के बाद नए सेंसस के आधार पर। अभी 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर कुल मिलाकर देश में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। अब ये 2026 में बढ़कर कितने हो जाएंगे, ये 800 से ऊपर इनका आंकड़ा जाने वाला है। 848 सीटें हो जाएंगी। अब इन 848 में दिलचस्प आंकड़ा अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। 4 राज्य हिंदी पट्टी के उत्तर भारतीय राज्य मान लीजिए, उत्तर दक्षिण का खेल जो हो रहा है, और दक्षिण के 4 राज्य। उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं और परिसीमन के बाद यह आंकड़ा हो जाएगा 143 का। 63 सीटें बढ़ जाएंगी उत्तर प्रदेश की। बिहार 40 सीटें हैं, 79 हो जाएंगी, 39 सीटें बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश की 29 से बढ़कर 52 हो जाएंगी। यह जनसंख्या के आधार पर होगा। यही दर्द छलक रहा है एमके स्टालिन का। 23 सीटों का इजाफा, और राजस्थान 25 की जगह 50, यानी कि 25 सीटें बढ़ जाएंगी। तो इन 4 राज्यों की जो 174 सीटें थी ये 324 हो जाएंगी। 150 सीटों की बढ़ोतरी। जबकि आंध्र और तेलंगाना को हम जोड़ दें, एक ही राज्य होते थे पहले, अलग अलग अब जो राज्य हो गए, 42 सीटें हैं। ये बढ़कर होंगी सिर्फ 54, मात्र 12 का इजाफा। कर्नाटक 28 से बढ़कर 41 हो जाएंगी, 13 सीटों का इजाफा। तमिलनाडु 39 से बढ़कर 49 होंगी, ये 20 सीटों का इजाफा। 10 हमने लिख दिया है, 39 से 49, 10 सीटों का इजाफा। और कुल जो केरल की है वो 20 थी, 20 ही रहेंगी, क्योंकि पढ़ा लिखा स्टेट है, वहां पॉपुलेशन कंट्रोल में है। तो 129 सीटें बढ़कर 164 होंगी, महज 35 सीटों का इजाफा इन 4 राज्यों में। और उत्तर भारत के 4 राज्यों में 150 सीटों का इजाफा। ये सब कानून तो अपने हिसाब से बना लेंगे। जो फाइनेंस कमीशन, जो पैसा आवंटन भी होता है, मिलता ही नहीं दक्षिणी राज्यों को। यह हमारे साथ नाइंसाफी होगी। अब तीसरी धारा इसके अंदर क्या आ जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तीखे बोल बोलते हैं, हर बात पर बोलते हैं, और आजकल निकले हुए हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर। संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हुए हैं। संविधान का प्रियम्बल उद्देशिका कहती है हम सेक्युलर मुल्क हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। पर मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू कहां चले गए। भागलपुर में हमारी जनसंख्या गिर गई है। जब तक देश में सनातन बहुसंख्यक हैं तभी तक देश सुरक्षित रहेगा। तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी है। अब आबादी
बढ़ तो रही है उत्तर में ज्यादा दक्षिण से, ये दक्षिण उत्तर का क्या खेल है, थोड़ा अब ये भी समझाने की जरूरत है। जो प्रजनन दर है, यानी कि महिलाएं 14 से 45 साल की, वो कितने बच्चे औसतन पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4.8 था ये आंकड़ा, लगभग 5 बच्चे 1992-93 में। 2019 से 21 में यह गिरकर 2.4 हो गया, 2.5 बच्चे हो गए 5 से। बिहार में 4 से सीधा घटकर 3 आ गए। राजस्थान में 3.6 से घटकर 2, और मध्य प्रदेश में 3.9, यानी कि लगभग 4 बच्चों से घटकर यह आंकड़ा आ गया 2 पर दक्षिण के राज्यों में देखें तो जहां सबसे कम 2019 से 21 के बीच उत्तर के राज्यों में 2 का आंकड़ा था प्रजनन दर का, कर्नाटक में 1992-93 में ही 2.9 था, यह घटकर 1.7 आ गया। आंध्र में 2.6 से घटकर 1.7 आ गया। केरल में 2 से घटकर 1.8 आ गया। तमिलनाडु में 2.5 से घटकर 1.8 आ गया। तो ये हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है या इलाकाई, और इसमें कितनी पढ़ाई लिखाई हो रही है, किस इलाके में एडवांसमेंट हो रही है, उसका भी एक फंक्शन साफ दिखाई दे रहा है। और प्रजनन दर की ही बात करें तो मुसलमानों में गिरावट जो आई है वो 46.5% और हिंदुओं में 41.25% ही। और प्रजनन दर जो है अब देश भर में वो 2.1% आ गया है, और मुसलमानों में भी 2.3% के करीब आ गया है। हिंदुओं में 2 से नीचे भी आ गया है। उसका असर क्या होता है कि अभी 2022 तक 10.5% आबादी बुजुर्ग थी, 2050 तक ये बढ़कर 20.8% हो जाएगी, और साल 2100 आज से 76 साल बाद 36% आबादी हमारी बुजुर्ग होने वाली है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, और जनसंख्या को लेकर राजनीतिक रोटियां ही सेकेंगे, या ये इतनी बड़ी लड़ाई और इसके आयाम इतने हो चुके हैं कि हमें इसको प्राथमिकता देने की अब जरूरत आ गई है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान या सियासी लड़ाई नहीं रह गई है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सियासी लड़ाई जनसंख्या पर आई, और हम दो हमारे दो वर्सेस 16 बच्चे हैं अच्छे। अब 16 बच्चों तक की भी बात आ गई। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, तृणमूल टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी है मेरे साथ, नीरज कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े दिनों बाद मेरे कार्यक्रम में आए हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन कुमार मंगलम, प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद लारी खान भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। तो ज्योत्सना, अब बच्चे ज्यादा कीजिए, 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। आप तो अपने सहयोगी बीजेपी की लाइन से बिल्कुल ही उलट चल पड़े। सर यहाँ पे तो नमस्कार आपको और मेरे बाकी के पैनलिस्ट को और प्रेक्षकों को सबको मेरा नमस्कार। सर ऐसा कुछ है ही नहीं सर, इसमें कोई पॉलिटिकल इक्वेशन कहीं भी नहीं है संदीप सर, मैं बोल देती हूँ आपको। एक ही चीज है यहाँ पे, और यही नायडू जी है। अगर आपको याद है तो 95-94 उस टाइम पे यही नायडू जी थे जिन्होंने बोला था कि यू हैव टू रिड्यूस दी पॉपुलेशन। उन्होंने ही बोला था, देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन देन आल्सो। सो अकॉर्डिंग आज के तारीख में जिस तरीके के सिचुएशंस चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं सर, फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे तो ग्लोबली भी क्या हो रहा है ना कि जो वर्किंग एज है ना सर, दैट इज
that probably we need a more prolonged working age. That's the requirement. So economically अगर कंट्री को स्टेबलाइज होना है, इकोनॉमिकली अगर एक देश के नाते हम लोगों को स्टेबलाइज होना है, तो डेफिनेटली वी रिक्वायर अ मोर प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग एज. दैट्स अ रिक्वायरमेंट. एंड ऑल्सो सर, जहां होता है ना कि जब जो ये आज के तारीख में जो जो व्हाट डू वी कॉल द टेंडेंसी, द रिलेटिव एज फैक्टर बहुत बढ़ गई है सर. तो उसमें भी क्या हो रहा है ना, देयर इज अ स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी आल्सो. नौकरी तो लग नहीं रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है. आप कह रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चे भी ज्यादा बच्चे ज्यादा होंगे तो नौकरी तो और कम हो जाएंगी. ज्योत्सना संदीप सर मेरी बात तो सुनिए आप. हाँ प्लीज सर, आज के तारीख में वी आर टॉकिंग जस्ट नॉट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर सर. वी आर टॉकिंग अबाउट the entrepreneurship, we are talking about the private sector, we are talking about the self reliance of the individuals in terms of economy. And एक और बात है सर, जो ये एजिंग पॉपुलेशन चैलेंज रहता है ना सर, ये आज के तारीख में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिस इज अ चैलेंज इन द कमिंग ईयर्स सर. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. मैं वही बता रही थी, आपने मुझे बीच में टोक दिया संदीप जी, मगर ये बात मैं ये बोल रही थी कि जो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज रहते हैं ना सर, हेल्थ केयर मान लीजिएगा, पेंशन मान लीजिएगा, ये सब देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन इट व्हेन यू हैव अ ये जो पॉपुलेशन का जो आई मीन द वर्किंग द एज जो हम बोल रहे हैं, वो जब बढ़ता जाएगा ना, तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द पब्लिक इकोनॉमी सर. एक तो जनसंख्या और बढ़ा दोगे और दबाव डालोगे. यही तो बीजेपी कहती आई है, मुसलमानों ने देश का बट्टा बिठा रखा है जी, आबादी इतनी बढ़ा रहे हैं मुसलमान. एक मिनट आप बिल्कुल उससे अलग चल पड़े. सर संदीप जी, यहाँ पे नायडू जी ने या फिर तेलुगु देशम पार्टी ने या आज आपके डिबेट में ज्योत्सना ने कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया सर. वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की तरफ से हम बात कर रहे हैं सर. वो कॉन्टेक्स्ट में नायडू जी ने ये बात बोला है सर. आई थिंक आप तो वरिष्ठ पत्रकार है सर, आप तो जानते ही हैं 90s में कैसी बात आई थी, और आज के तारीख में सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को भी कस्टमाइज होना पड़ता है सर. आप संदीप जी, ये बात तो आप भी मानोगे. नहीं, इसके अंदर असलियत जो छिपी हुई है वो आप भी जानती हैं. बहुत सी बातें हैं सियासतदान खुलकर कबूलते नहीं. एक मिनट सुनिए ना ज्योत्सना, कोई पॉलिटिक्स नहीं है सर. अरे सुनिए ना, हियर मी आउट. फर्टिलिटी रेट जो है देश का 2.1 है, हिंदुओं का 1.94 और मुसलमानों का 2.36 है. ये 1992 में 4.41 था. मुसलमानों का भी 46% से ज्यादा प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट गिर गया है. इस बात को कोई नहीं बोलता है. वही बोलने की कोशिश कर रही हैं क्या आप? सर मैं अगेन सर, आपको भी मैं एक चीज बोलती हूँ सर, कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी का नाम हम नहीं ले रहे सर. बिल्कुल नहीं ले रहे सर. ये इस बात पे तो आप मुझे माफ कर दीजिए, हमारी पार्टी या मैं या नायडू जी कभी भी कोई कम्युनिटी का नाम स्पेसिफिक तरीके से नहीं तो लिया जा रहा है ना. अरे भाई, मैंने गिरिराज सिंह का भी जिक्र किया. हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं. जब तक देश बहुसंख्यक होगा, सनातनी होगा, सनातनी बहुसंख्यक होंगे, तभी तक देश सुरक्षित है. आप असुरक्षा की तरफ ले जा रहे हैं देश को. संदीप सर, एक चीज मुझे बोलिए सर, आज के तारीख में अगर आप इससे पहले जब मैं ज्वाइन हुई थी, शायद आप वो ही आंकड़े बता रहे थे सर. अगर हम लोग आंध्रा की बात कर रहे थे, आज के तारीख में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.6% ही है सर. वी हैव टू टॉक अबाउट इट सर. यही मतलब गलत बयानी भी चलती है ना. मैं यही चीज यहां रेखांकित करना चाह रहा था, पर इसका एक और पहलू तमिलनाडु से मिल रहा है. मोहन बाबू, हम दो हमारे दो नहीं, 16 बच्चे हैं अच्छे. ये तो कमाल का तर्क दे रहे हैं एम के स्टालिन कि 16 बच्चे हो जाए जी, वरना साउथ की तो सीटों पर जबरदस्त भारी नुकसान हो जाएगा. संदीप जी, तो बड़े दिनों बाद आपके शो पे आया हूँ. बड़ा मुश्किल है आपके शो पे आना, क्योंकि हम जो आंकड़े लेके आपके शो पे आते हैं, आप शुरुआत के 10 मिनट में सारे के सारे दोहरा लेते हैं, तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है. बट चलो, आपने तमिलनाडु की बात की ना, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से शुरुआत की थी. जो
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं तिरु एम.के. स्टालिन, उनकी बातों से जो उन्होंने कहा, वो एक्चुअली वो जब शादी होती है तो नए दूल्हे दुल्हन को बुजुर्ग जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो कहते हैं 16 तरीके की संपत्ति। अब देखिए इसमें ये जो है ना, ये इंसाफ की बात है, ये राजनीति की बात नहीं है। वैसे भी 15 फाइनेंस कमीशन के आने के बाद तमिलनाडु को हर एक रुपए जो तमिलनाडु भेजता है केंद्र को, उसमें से सिर्फ 29 पैसे तमिलनाडु को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश को लगभग 3 रुपए मिल जाते हैं और बिहार को 7 रुपए मिलते हैं। तो ये तो नाइंसाफी है। उसी तरीके से वो स्टैलिन जी के कहने का मतलब है कि अगर 2026 में भाजपा डीलिमिटेशन ले आए तो आपने खुद ही आंकड़े दिखा दिए कि कैसी सीटें बढ़ेंगी, मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में कितनी सीटें बढ़ेंगी और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में कितनी सीटें बढ़ेंगी। तमिलनाडु में 10 बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश में 63 बढ़ जाएंगी। तो हम अपने लोगों की तो हम अपनी लोगों की आवाज कैसे पहुंचाएंगे दिल्ली तक अगर हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा। मगर देखिए ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी भी तकलीफ समझता हूँ। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक सांसद अगर तमिलनाडु से 10 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का सांसद 20 लाख लोगों का करेगा। तो इसमें कोई ना कोई एक फॉर्मूला हम सबको मिलके ढूंढना पड़ेगा कि कैसे जिन लोगों ने परिवार नियोजन का पालन किया, जिन्होंने अपनी आबादी कम की, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने समझदारी का काम किया, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जैसे केरला, कर्नाटका, ये नाइंसाफी आप गरीब गुरबों के साथ, और मैं पूरी जिम्मेदारी से मोहन बाबू, और मैं आपकी पृष्ठभूमि भी जानता हूं, ये सवाल पूछ रहा हूं, गरीब गुरबों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो करेंगे नहीं ज्यादा बच्चे, ये बात आप मानेंगे, चाहे आप कुछ भी कहते रहिए। गरीब गुरबों के लिए राजनीति चमकाने के लिए आप 16 बच्चे ही अच्छे कहने को तैयार हो जाते हैं। देखिए वो उनके कहने का तरीका था, हमने आपको बताया ना, वो कहावत है, इसलिए उन्होंने कहा 16 बच्चे। कोई कह नहीं रहा है किसी को कि भाई सच में जाके 16 बच्चे पैदा करिए। वो जैसे वो आशीर्वाद देते हैं, वो कहते हैं कि बुजुर्गों को आशीर्वाद देना चाहिए कि ज्यादा बच्चा पैदा करें, क्योंकि वो पेरुवाल के जो तमिल में है वो 16 है उस नंबर में, तो उन्होंने रनिंग में 16 बोल दिया। कोई बोल नहीं रहा है कि 16 बच्चे पैदा करो, बस ये बोल रहे हैं कि भाई तमिलनाडु का फर्टिलिटी रेट कंट्री में लोएस्ट लेवल पे है, वेस्ट बंगाल के साथ कंपैरिजन में। आपके आंकड़ों में शायद वो नंबर मेरा अलग है, 1.8 था शायद आपका 2011 में, अब तमिलनाडु का 1.4 है, 1.4 है 2020 में। तो ओनली विद वेस्ट बंगाल कंपैरिजन हो सकती है उसकी, मतलब इतना लो है हमारा फर्टिलिटी। तो इसमें कुछ गलती नहीं है। 2062 तक, अब से 38 साल बाद हम पीक पे आ जाएंगे, 170 करोड़ हो जाएंगे, उसके बाद नीचे घटने लगेगी। अब एजिंग पॉपुलेशन भी एक समस्या होगी, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जनसंख्या को लेकर, आबादी को लेकर, ये राजनीति का शगल हो गया है क्या? नीरज बाबू, सवाल आपसे अब। नहीं, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में आप केरला, दक्षिण भारत के राज्य की चर्चा हो रही है, आज केरल मॉडल की चर्चा होती है। सामाजिक आर्थिक सवालों पर जब उसने काम किया केरल ने, तो जनसंख्या दर उसका घटा। बिहार उसका रोल मॉडल है। बिहार में आप देखिएगा कि जो नागालैंड को छोड़ करके बिहार में जो इच्छित प्रजनन दर है वह 2.25 हुआ। NFHS की रिपोर्ट है संदीप बाबू। और सवाल इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप देखिए पूरे तौर पर जब देखेंगे पूरे जनसंख्या के जो मानक हैं, मानक में देखिएगा कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर में किसकी आबादी है, तो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी है और वहाँ पर प्रजनन दर देख लीजिए कम है। आप लक्षद्वीप देखिए, असम देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, पर रिश्ता कायम करने की कोशिश की जाती है ना। जाता है। नहीं, ये देखिए, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा नीरज बाबू, ये तो पर बताया जाता है ना लगातार, भाई ये देश, ये हिंदू बहुसंख्यक, ये तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 9%, 9.5 होती थी, अब 14% हो गए, हम 83.5 से 79% पर आ गए। ये आंकड़े लगातार पेश किए जाते हैं ना। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन जगहों की यात्रा पर गिरिराज सिंह निकले हैं और बता रहे हैं कि कटिहार में
40% मुसलमान थे 1991 में, अब 44 हो गए। पूर्णिया में 35 से 38 हो गए, अररिया में 40 से 43 हो गए, किशनगंज में 66 से 68 हो गए। एक समुदाय को चिन्हित कर रही है ना बीजेपी, आपकी सहयोगी है। संदीप जी, पहला तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ 1979 से 2 से कम बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017 में प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी कि 2 से कम बच्चे रहेंगे तो आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। जहाँ तक आपने सीमांचल का सवाल उठाया, तो हम आप 2011 का सेंसस का रिपोर्ट आप निकाल के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या बढ़ी है, जन्म दर 34.9% खगड़िया का, किशनगंज का 34.9%। तो आप हरियाणा का मेवात देख लीजिए, दूसरे बहुत सारे ऐसे जिले हैं। लेकिन इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। जब उसके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन आप कर लेंगे, तो आज तो दुनिया के अंदर यह विमर्श का विषय बना हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश बेस्ट मॉडल माना जाता है दुनिया के अंदर में। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है भाई। दलितों की आबादी ज्यादा होती है। आज जिस कम्युनिटी में हम भूमिहार हैं, हम भूमिहार में, हमारा अभी जाति सर्वे बिहार में हुआ तो उसकी आबादी घट गई, तो स्वाभिमान यात्रा निकाल देना चाहिए। और दलितों की आबादी बढ़ गई। बाबू देखिए, आप इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। मैं ये देखिए, एक जो चीज बताई जाती है, अरे मुसलमानों ने देश की आबादी तबाह कर दी, इतनी बढ़ा दी। आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, मैं भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से उसी जगह से आता हूँ। हमारे बाप दादा नाना, उनको देखिए तो 5-7 भाई बहन हुआ करते थे ना, एक आम बात थी गाँव में, गांव देहात में। आप भी हिंदू परिवार से आते हैं, मैं भी हिंदू परिवार से आता हूं। इसमें खामखा हिंदू मुसलमान किया जाता है क्या? आप ही के विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी। सिर्फ मैं वहां तक सीमित रखूंगा। लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं, इस बात का एक बड़ा मुद्दा बनाती आई है बीजेपी। नहीं, देखिए, हमारी समझ यह है कि आप धर्म के आधार पर जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और देश का इतिहास है, अटल जी ने नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया, उसका रिकमेंडेशन कानून बनाने की बात आई, लेकिन अटल जी ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। और आप जहाँ तक बिहार का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा तो मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर है, तो मुसलमान उसमें कितना 12.8% है। 2011 की रिपोर्ट आप देख लीजिए। तो आप धर्म के आधार पर अगर आप देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय में जो हायर कास्ट के लोग हैं, शेख सैयद पठान है, जरा देख लीजिए उनका देख लीजिए दर। जनसंख्या को लेकर 2-2, 3-3 धाराएं एक साथ चल रही हैं, अच्छा खासा रायता फैल गया है। प्रोफेसर नवल, हिंदू मुसलमान की एक धारा भी चल रही है, एक जी रिप्रेजेंटेशन की बात भी आ गई, एक बढ़ती जो उम्र सीमा है, बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है, वो चिंता भी साथ में आ गई। किसकी माने? कौन सच बोल रहा है? देखिए, जहां तक भाजपा का सवाल है, तो वो तो कम्युनलाइज करने की कोशिश करती ही रहती है, और हिंदू मुस्लिम में जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको लेकर वो तमाम तरह का इस तरह का नफरत भरी विचार पैदा करते हैं और उसको फैलाते हैं। इसमें तो कोई गिरिराज सिंह कोई नई काम कर नहीं रहे हैं, और जीवन वो यही काम करते रहे हैं, और हमें लगता है कि भाजपा ने उनको यही काम सौंपा है। और नहीं तो कैबिनेट का मेंबर रहते हुए संविधान की शपथ जिसने लिया है, वो कैसे कोई धार्मिक यात्रा इस तरह से निकाल सकता है? ये तो सरासर संविधान विरोधी है जो कार्यक्रम में जा रहे हैं। जिस तरह का काम वो कर रहे हैं उनके दायरे में नहीं आता है, उनको कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए। इस तरह का काम जो कर रहे हैं। जहां तक आप जनसंख्या की बात करें, देखिए, जनसंख्या हर राष्ट्र, जैसे आप चाइना का उदाहरण लीजिए। चाइना, माओ ने कोशिश की जनसंख्या के विषय में, लेकिन माओ ने कहा कि हमारे लिए प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस इंपॉर्टेंट है। इस तरह का विचार उन्होंने करके, और फिर वह वन कपल वन चाइल्ड वाला पॉलिसी उन्होंने लाया। तो जो जिस राष्ट्र के इतिहास में जो समय का मांग होता है उसके हिसाब से काम किया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। 2 साल में महज 2 साल में 16 बच्चे पैदा होकर रिप्रेजेंटेशन तो आ नहीं सकता है। इस तरह का बात कहना, वो तो आपके सहयोगी कह रहे हैं। एमके स्टालिन तो इंडिया का हिस्सा है ना नवल।
मैं नहीं नहीं मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये कारण होगा कि रिप्रेजेंटेशन तो 2 साल में आएगा नहीं। और जहां तक पॉपुलेशन बढ़ रहा है बिहार का या यूपी का, जो भी पॉपुलेशन जितना भी है, वो आजकल में तो हुआ नहीं है। जितनी सीटें थी वो पहले से है, जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो पहले से है, और वो किसी पॉलिसी के तहत नहीं है। जो जिस तरह का वहां पर जो जो चले आ रहा है आप तो जनसंख्या के प्रोफेसर हिसाब हैं से, नवल, उसी तरह से है। अब विस्फोट वाली स्थिति तो जा चुकी है, अब तो ढलान की तरफ आ रहा है। अगले 30-35 सालों में पीक भी आ जाएगी और फिर सीधे नीचे फ्री फॉल होने वाली है पॉपुलेशन की। राजनीति से आगे बढ़ने को हम तैयार हैं, देखिए, या यहां पर चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे एमके स्टालिन हो और चाहे गिरिराज सिंह, सब कोरी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, समस्या देखिए, राजनीति तो कर ही रहे हैं। राजनीति जब गिरिराज सिंह इस तरह का बात बोलते तो राजनीति छिपी हुई है, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं, उनको 3 जिला की चिंता है और पिछले 20 साल से शासन में है। अगर इस तरह की चिंता नहीं, तो वो उस पे बात काम तो क्यों एमके होते? स्टालिन के ऐसा तो पर कोई भी बात लागू नहीं कि होती है ना। कोई उनको काम कर रहे हैं। तमिलनाडु की चिंता होने लगी कि तमिलनाडु की कम सीटें घटेंगे, बढ़ेंगी तो उनका राजनीतिक रसूख, डीएमके का राजनीतिक रसूख क्या रहेगा, उनको ये चिंता सता रही है। तो सभी को तेली को तेल की, मुसद्दी को खल की। एक जो पुरानी कहावत है, सौरभ मालवीय, आपके इलाके में भी इस्तेमाल होती है, जनसंख्या को लेकर कुछ ऐसा होता दिख रहा है। संदीप जी, जनसंख्या वास्तव में एक बड़ी संकट है, बड़ी समस्या है, और इस सच को हम स्वीकार करना चाहिए, हम सभी को, और मानना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय विषय है। लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की भी चिंता है, और वो भी एक गंभीर मुद्दा है कि कई दक्षिण के राज्यों में, पश्चिम के राज्यों में क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेगा जनसंख्या पर, यह गंभीर समस्या है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इस बात को देश का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के विकास के, यानी आर्थिक समानता को भी धर्म आधारित चश्मे से परोसा। भारत में सौभाग्य की बात रही कि जब वाजपेयी सरकार के एनडीए सरकार आई और बाद में जब मोदी जी की सरकार 14 में आई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि सभी को विकास की योजनाओं को बराबर देने का हिस्सा मिला, बराबर सहभागी बने, यानी सबका साथ सबका विकास इस देश ने देखा है। और आज उसी का कारण है कि उसी कारण से हम प्रगति कर रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, पर एक सभी खास तबके संसाधनों का को, उपयोग कर रहे मुसलमानों हैं, को और ही विश्व के सामने जनसंख्या वृद्धि का जिम्मेदार माना गया। कुछ इलाकों में एक होता है पलायन हो गया, कोई आकर वहां बस गए, वो एक अपने आप में समस्या है, मैं उसको नजरअंदाज करने को भी नहीं कह रहा हूं, ना खुद कर रहा हूं। पर कि जी जो विस्फोट हुआ जनसंख्या का, वो सिर्फ मुसलमानों ने कर दिया, ये भी तो लगातार बीजेपी ये गलत नैरेटिव गढ़ती आ रही है। इस देश में केवल और केवल नहीं, यहां पर यह गलत बात आ रही है। इस देश में जनसंख्या के मसले पर बीजेपी सदैव आगाह कर रही है, और हम सब भी मानते हैं, सारे लोगों को मानना चाहिए कि धर्म और जात के आधार पर जनसंख्या को न देखा जाए, हाँ। विकास के आधार पर जनसंख्या को देखा जाए। पर फिर वही बात दोहराऊंगा कि दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं सेकुलर, आप देखिए स्टालिन के बयान को क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू कितनी शालीनता से और कितनी गंभीर शालीनता से ये भी कह रहे हैं कि अब 2 बच्चों से ज्यादा जिनके होंगे वही स्थानीय और निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। बहुत शालीनता से कह रहे हैं, बड़ी शालीनता से कर रहे हैं देखिए राजनीति। वो क्षेत्रीय स्थिति नहीं, मैं नहीं संदीप जी, चंद्रबाबू नायडू की अपील को समझने की जरूरत है कि वास्तव में जरूरत क्या है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाना पड़ेगा, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, और हम सब सारे लोग गंभीर हैं उस मुद्दा को लेकर। लेकिन राष्ट्रीय की मुद्दा के साथ बात नायडू जी ज्यादा अभी भी पुरजोर खड़े हैं। तरीके से लेकिन एमके स्टालिन कह रहे हैं। नाहिद, ये जनसंख्या की मूल वजह विस्फोट क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी है। अभी बढ़ती हुई जनसंख्या परेशानी है, फिर बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी भी एक समस्या बनेगी। ये दरअसल गंभीर विमर्श कभी हो पाएगा क्या, या हल्की फुल्की राजनीति ही हावी रहेगी? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक गंभीर विषय है।
जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही, गंभीर विषय है और इस पर नियंत्रण होना भी अति आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरकार कॉन्सेंट्रेट करे, लोगों को शिक्षित करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, तब जाकर कहीं लोग अवेयर होंगे और इस तरह की समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ अब तो बीजेपी को तीसरा टर्म मिल गया, मतलब 11 साल से लगभग 11 साल हो रहा है बीजेपी को सत्ता में, लेकिन अभी तक ये इस पर नियंत्रण करने के लिए विचार विमर्श नहीं कर पाए कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाकर इस पर विचार विमर्श ही कर लिया जाए। और हाँ, राजनीतिक बयानबाजी और नफरत फैलाने की बात करने में तो बीजेपी एक्सपर्ट है। अभी जो आप बात कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू जी की, देखिए मैं उनके ऊपर या नीतीश जी के ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहती, दोनों नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, आज वो इधर है कल वो इधर है, वो तो इसी कंफ्यूजन में वो दोनों रहते हैं कि इधर रहे कि उधर रहे, पता नहीं किधर रहे। आप जो बुजुर्ग होने की बात करें, अच्छा, तो आप और कांग्रेस तो चंद्रबाबू साथ नायडू जी हैं, की बात जो कंफ्यूजन तो आपके खेमे में भी है। नहीं, हम लोग नहीं कोई आखिरी मैं ये मिनट तक important बात लड़ते नहीं कह रहते रही हैं। हूं, संदीप जी, नहीं कोई लड़ाई नहीं है, सब साथ में है। अच्छा। एक मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, जो चंद्रबाबू नायडू जी बुजुर्ग वाली बात कर रहे हैं कि बुजुर्ग की आबादी बढ़ी, तो हो सकता है उनका इशारा देश की सत्ता में जो दिल्ली में बैठे हैं बीजेपी के बुजुर्ग नेता, बहुत बुजुर्ग नेता, उनकी तरफ हो सकता है वो कह रहे, उन्हीं को कह रहे कि देश के लिए खतरा है, क्योंकि वो कह रहे कि बुजुर्ग देश के लिए खतरा है, इस पे सोचने की जरूरत है, तो हो सकता है उनके ऊपर इशारा, आप भी समझिए ये बात हो सकती है। और रही बात इस पर नियंत्रण कैसे करा जाए, देखिए अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर दृष्टि से आप देखिए जातिगत जनगणना से ही इसका हल निकलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जानी ये चाहिए, जो उत्तर ताकि और इन दक्षिण सारी हो रहा समस्याओं का है, एक दक्षिण राज्यों की चिंता क्या वाजिब है नाहिद, कि उनको प्रतिनिधित्व कम मिले, उनकी सीटें 35 बढ़े और बाकी 4 उत्तर भारत के राज्यों की सीटों की संख्या 150 बढ़ जाए, 35 बनाम 150, दैट्स अ ह्यूमंगस डिफरेंस। नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ, देखिए जो बात स्टालिन जी ने कही उसके बारे में उनके प्रवक्ता ने, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं, ये चिंता तो बहुसंख्यक समाज में है ही है, 94% पीडीए समाज, और उसमें भी आपको मैं कहना चाहूंगी जो मूलवासी हैं भारत के, केवल और केवल भारत के जो मूलवासी हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनमें ये चिंता ज्यादा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जानी चाहिए। आप ये समझिए कि अभी आप दिखा रहे थे कि बीजेपी के एक मंत्री जो बहुसंख्यक समाज की बात कर रहे थे और वो एक यात्रा पे निकले, इसीलिए कहा जाता है ना कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। आप खुद बता रहे हैं कि जिस किस्म की बातें कर रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट था वो 46.5% गिरावट आई है और 41.2% रेट हिंदू समाज में गिरावट आई है। 2015 में भी एक सर्वे हुआ था, उसमें स्पष्ट बताया था कि जो हिंदू समाज में जो जनसंख्या बढ़ी उसमें 3% गिरावट आई है और मुसलमान समाज की जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें लगभग 5% गिरावट आई है। ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रही हूँ। तो आप ये समझे, जब बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक किस बात की बहुसंख्यक बात करें, बीजेपी के लोग पिछड़े दलितों को हिंदू तो समझते नहीं, तो अपर कास्ट हिंदू को हिंदू समझते। आप तो ये देखिए, अब कि, जनसंख्या का ये 72% मुद्दा अब जिनकी राजनीतिक आबादी घमासान में भी तब्दील होगा। हिंदू मुसलमान बहुत हुआ, अब उत्तर दक्षिण का एक नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है और बुजुर्ग होती जो आबादी है अब वो चिंता का सबब अपने आप में बनता दिख रहा है। पहले से ही एक दिक्कत थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो मैंने कहा 35 साल से कम 65% हमारी आबादी है, पर उन्हें अगर नौकरी नहीं मिल पाएगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी, डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील तो नहीं होगा। और क्या ये हमारी प्राथमिकता बनेगी? अब सियासी डिस्कोर्स में, विमर्श में ये मुद्दा आया है तो गंभीरता से चर्चा भी होगी क्या? हजारों की तादाद में आपकी राय आ रही हैं, कुछ साझा की। एक राय बाकायदा मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। पंकज मिश्रा हैं, हैदराबाद वासी हैं। इनका कहना है कि आंध्र और तमिलनाडु में लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, विकास पर जोर है। भाई पढ़ाई लिखाई जहां होगी वहां आबादी तो घटती है। परिसीमन के बाद उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी तो सरकारें दक्षिण की अनदेखी करेंगी।
यानी कि कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। और क्या यही मंशा भी है चंद्रबाबू नायडू की भी और एमके स्टालिन की? तो राजनीति चमकाने का जनसंख्या के जरिए एक और माध्यम मिल गया है क्या, और क्या ये दरअसल हल है? सोचिए इस बारे में।